की जो क्लास थी वो क्यों नहीं हो रही थी। टेलीग्राम पर हमने इन्फॉर्म कर दिया था सभी को। अभी क्या हुआ कि एक्चुअल में अचानक से प्रोग्राम बन गया। साउंड नहीं आ रहा क्या? साउंड तो आ रहा होगा भाई। तो बेटा फोटोसिंथेसिस जो है ये आप पढ़ोगे बायोलॉजी में, है ना। ये कोई फिजिक्स का टॉपिक नहीं है। अब इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्म नहीं कर पाया लाइव क्लास में, क्योंकि अचानक से प्रोग्राम बना, है ना। नीलेश, दीपक, नवीन ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। देखो पिछली क्लास में काफी दिन हो गए क्लास किए हुए, पता नहीं आपको याद है भी कि नहीं। मैं आपको हीट वाला चैप्टर पढ़ा रहा था ना, तो इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए। तो एक क्वेश्चन तो मैंने ये दिया था, तो होमवर्क था, तो तुरंत आपको इसका आंसर देना है। ये क्वेश्चन करने का टाइम तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको घर से करने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। इसका आपने क्या आंसर निकाला? देखो इसमें लिखा है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना है। कह रहा है कि ऐसा कब होगा? कह रहा है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना है। इसका मतलब ये है, मान लो कि सेंटीग्रेड में तापमान 20 है तो यहाँ 40 हो, यहाँ 10 है तो यहाँ 15 हो, यहाँ 18 है तो यहाँ 36 हो। कैसा कब ऐसा होगा कि फ़ारेनहाइट पर टेम्परेचर जो है सेंटीग्रेड का डबल होगा? ये तो सारे ऑप्शन सेंटीग्रेड में है, यानी कितने सेंटीग्रेड में यहाँ पे टेम्परेचर लिखूं कि फ़ारेनहाइट पर ठीक उसका दुगुना हो। तो यहाँ पे ध्यान समझना, यानी वो कहना चाह रहा है कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर अगर एक्स है तो फ़ारेनहाइट में 2x होना चाहिए। क्वेश्चन पहले तो समझो कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। जितने बच्चे डी आंसर लिख रहे हैं उन सबका ठीक है। हाँ, अक्षय, केशव बिल्कुल बढ़िया आंसर दे रहे हैं इसका। दीपक दलाल का गलत है, बाकी सबका ठीक है। देखो उसने कहा बेटा कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगुना है। तो अगर सेंटीग्रेड में तापमान x है तो फ़ारेनहाइट में 2x होना चाहिए। तो आपको इनमें रिलेशन मैंने बताया था कि डिग्री सेंटीग्रेड बाई 5 इक्वल टू होता है फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। अब डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कितना है? x है, x/5 लिख लिया। फ़ारेनहाइट में कितना होना चाहिए? डबल 2x होना चाहिए। सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9x किसके बराबर आएगा? 5 दूनी 10x, 5 की 32 से मल्टीप्लाई होगी तो 160। इधर जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 160। और x क्या था? डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो इधर कितना होगा? 160 का दुगुना 16 दूनी 32, 332 फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 160 है तो फ़ारेनहाइट में ठीक उसका दुगुना होता है 320। तो अगर पेपर में कभी ये पूछ ले आपसे तो इसे भी आप एक फैक्ट के तौर पे याद रखना कि जब डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान 160 होता है तो फ़ारेनहाइट में ठीक उसका डबल होता है 320। ये क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया था। ये बेटा क्वेश्चन ये वाला जरूर बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने आपको पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से इसका आंसर क्या है? एक ये बताओ। लोकेश, सुनील, हेमंत, अमन सिंह, शिवांशु, सब बच्चे करते रहो, बताओ भाई। जो बच्चे इसका आंसर सी लिख रहे हैं उन सबका गलत है। सी वालों का वहां गलत है। अंकुश पांडे का ठीक है। ये देखो इसने कहा बेटा द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन 2 बॉडी, 2 बॉडी हैं, इनके तापमान में जो अंतर है वो 30 डिग्री सेल्सियस का है। तो कह रहा है कि यही डिफरेंस केल्विन में कितने का होगा। अब बहुत सारे बच्चों ने गलती क्या की है, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि डिग्री सेंटीग्रेड होता है केल्विन माइनस 273 के, ये बताया था ना। अब उन्होंने क्या सोचा है कि वस्तु का तापमान 30 डिग्री है तो 30 यहां लिख दो, निकालना है केल्विन में, केल्विन माइनस 273, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा 303.15 को हटा सकते हैं, तो उन्होंने सी पर टिक लगा दिया। बेटा जो ये बच्चे इस वाले फॉर्मूले को लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत। पता क्यों है? ये फॉर्मूला आप कब लगाते? अगर मैं कहता कि वस्तु का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में होगा 303, लेकिन यहां वस्तु का तापमान 30 डिग्री है ही नहीं। 30 डिग्री कहां टेम्परेचर है? उसने कहा है कि 2 वस्तुओं के तापमान में अंतर 30 का है। बेटा डिफरेंस 30 होना और 30 होना दोनों में फर्क है। भाई तापमान में 30 का अंतर है, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इस वस्तु का तापमान 10 हो तो इसका 40 हो, तब भी 30 का डिफरेंस बन गया। इसका तापमान मान लो कि 60 है, इसका 90 है तो भी 30 बन गया। इसका 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका 130 है तो भी डिफरेंस 30 का बन गया। तो यहां भी 30 बन रहा है, यहां भी 30, यहां भी 30, यहां 5 ले लो, यहां 35 ले लो, यहां 2 ले लो, यहां 32 ले लो, बहुत सारे केस हो सकते हैं। तो अगर डिफरेंस कह रहा है बेटा, यहां पे उसने बिल्कुल भी नहीं कहा कि वस्तु का तापमान 30 है। वस्तु के 2 वस्तुओं के तापमान में अंतर 30 का। जब डिफरेंस की बात करें ना कि 2 वस्तुओं के तापमान में अंतर है
ना ध्यान समझना, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अगर दो वस्तुओं के तापमान में अंतर 30 डिग्री का बताया है, जब आप सोल्व करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, तो बेटा केल्विन में भी अंतर 30 का ही आएगा। डिफरेंस जो है ना वो डिग्री सेल्सियस में और केल्विन के अंदर रहता है सेम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन। अभी देखो 30 कैसे आया, इसमें दो तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक पहला तरीका, अगर आप थोड़े से एक्टिव होते, आप कहते हैं पेपर में कह रहा है कि दो वस्तुओं के तापमान में 30 का अंतर है, तो आप अपने आप से 30 मान लो। हाँ, आरआरबी टेक्नीशियन के लिए लेवल मोर देन इनफ है, जितना चाहिए, ठीक है। यहां देखो, अब आप ऐसा मान लो कि एक का तापमान 100 डिग्री है और एक का 130 है, तो मैंने ऐसा मान लिया कि एक का तापमान 100, एक का 130, भाई 30 का अंतर हो गया। अब जिसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है उसका मैं केल्विन में निकालूंगा, तो कितना का, केल्विन क्या होता है, डिग्री सेल्सियस माइनस 273, तो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, डिग्री सेल्सियस क्या होता है, केल्विन माइनस 273। अब टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस का, तो केल्विन माइनस 273, तो केल्विन कितना आ गया 373। यानी जिस वस्तु का तापमान आपने 100 डिग्री सेल्सियस माना है उसका तापमान केल्विन में कितना है 373, और जिसका 130 माना है आपने, जिसका 130 माना है उसका बेटा केल्विन में कितना आएगा, 130 है, केल्विन माइनस 273, तो केल्विन हो जाएगा 273 प्लस 130, यानी हो जाएगा 403। यानी हमने क्या देखा, जब हमें नहीं पता था उसने केवल ये कहा कि दो वस्तुओं के तापमान में 30 का अंतर है, तो मैंने अपने आप से 30 का अंतर ले लिया, एक का तापमान 100, एक का 130, तो जिसका तापमान 100 डिग्री है उसका केल्विन में 373 आया, जिसका 130 है उसका केल्विन में आया 403। तो अब केल्विन में डिफरेंस निकाल लो, 403 में से 373 जाएंगे तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का बचा है, 30 का ही बचा है। तो बेटा दो वस्तुओं के तापमान में डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में अंतर सेम रहता है, इस बात को ध्यान रखना। अगर वो पेपर में ये कहता कि एक वस्तु का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, वस्तु कितने पे है 30 पे, तो केल्विन में कितना होगा 303, आपका ठीक होता। उसने ये कहा ही नहीं कि वस्तु का तापमान 30 है। इसी क्वेश्चन को पेपर में देखो ऐसे पूछ चुका है वो कि दो वस्तुओं के तापमान में अंतर, तो यहां पे आप समझ जाना कि दो वस्तुओं के तापमान में 30 का अंतर का मतलब है कि एग्जैक्ट 30 तापमान नहीं है, अंतर 30 का तो कैसे भी हो सकता है, 150, 180, 12 या 42 कैसे भी हो सकता है। तो डिफरेंस अगर पूछेगा तो डिग्री सेल्सियस में केल्विन में क्या चलता है सेम। लेकिन इसी की जो लैंग्वेज होगी, बेटा पहली क्लास देकर आओ, एक तो जितने बच्चे क्लास में इरिटेट कर रहे हैं ना मुझे, एक तो कई दिनों बाद क्लास ले रहा हूं, भगा दूंगा मैं 2-4 बच्चों को, सीजल हो जाएगा क्या, टेक्नीशियन हो जाएगा क्या, फलाना हो जाएगा, ढिंगाना हो जाएगा, पढ़ना लिखना तुम्हें एक पैसे का नहीं है। सबसे पहली क्लास में जाओ, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा सब बता रखा हमने। तो क्लास में टाइम पास करने मत आया करो, घर में पन्ने भी पलटा करो। अभी 6 घंटे नहीं पढ़ा जा रहा, कल को किसी की दुकान पर 13 घंटे काम करोगे, सुबह को जाकर झाड़ू लगाओगे उसकी दुकान में, और महीने के एंड में भी 1.5 महीने के बाद पैसे देगा। 1 तारीख को महीना हुआ तो देगा 10-12 तारीख को, और वो भी 10,000 रुपए। पढ़ना लिखना है नहीं 2 पैसे का, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब हर बच्चे को मैं पहली क्लास में बताता हूं क्या हो जाएगा क्या नहीं, लेकिन पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना, मुंह उठा के चलाएंगे क्लास में। अच्छा दूसरी चीज, मैंने कहा कि ये तो पेपर में आपको ऐसे पूछ लिया उसने, कल को पेपर में दूसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपसे कह सकता है कि अगर एक वस्तु का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, वस्तु का तापमान 30 नहीं है, 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो केल्विन में कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे 30। भाई 30 बढ़ने का मतलब क्या है कि 150 से 180 हो गया होगा, या 10 से 40 हो गया होगा, या 100 से 130 हो गया होगा। तो जब भी चेंज की बात करें, डिफरेंस की बात करें डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में डिफरेंस क्या रहता है सेम। दूसरी चीज, आप इसके बाद एक चीज और देखना यहां पे कि इसी चीज को आप एक दूसरे तरीके से और कर सकते थे। देखो आपको बेटा ये पता है कि जो पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, सॉरी जमता है, और 100 डिग्री पर उबलता है। तो पानी कितने पर जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है 100 पर। लेकिन केल्विन में पानी कितने पे जमता है, 273 पे, और उबलता कितने पे है, आप कहेंगे सर 373 पे उबलता है। तो आप एक चीज हम बड़े ध्यान से देखो कि पानी का जमना और उबलना, इसमें डिग्री सेल्सियस में कितने का चेंज आया, 100 का। यानी पानी के जमने और उबलने के बीच में 100 का चेंज आया। तो केल्विन में तो 100 का ही चेंज आ रहा है, 273 से 373। यानी जब डिग्री सेल्सियस में, अगर मैं चेंज की बात करूं, परिवर्तन की बात करूं, डिफरेंस की बात करूं, जब डिग्री सेल्सियस में 100 का चेंज आता है तो केल्विन में भी 100 का ही चेंज आता है। तो यहाँ 30 का चेंज आएगा तो यहाँ भी 30 का ही चेंज आएगा। तो हमारा आंसर बनेगा इसका ए ऑप्शन। अब क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमने दूसरे तरीके से कैसे किया है। अच्छा दूसरी चीज, एक बात और ध्यान समझना, मैं अभी आपके सामने एक स्टेटमेंट बोलूंगा हर क्लास में, इससे बच्चे जल्दी समझते हैं। पहली स्टेटमेंट ये है कि स्टेटमेंट नंबर 1, मेरी सैलरी 30,000 रुपए महीना है, ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2, मेरी सैलरी 30,000 रुपए महीना बढ़ गई है। ये दोनों स्टेटमेंट सेम है कि अलग अलग है? मेरी सैलरी 30,000 रुपए महीना है, पहली स्टेटमेंट है। दूसरे की 30,000 रुपए महीना बढ़ गई। दोनों स्टेटमेंट सेम है कि अलग अलग? आपको सर बिल्कुल अलग है। पहले में आपको 30,000 रुपए महीना सैलरी है, आपको 30,000 रुपए दे दिए जाएंगे। दूसरे में आपकी सैलरी 30,000 रुपए महीना बढ़ गई, यानी अगर आपकी सैलरी पहले ही 1.5 लाख रुपए है तो 180 हो गई। पहले सर आपकी सैलरी 20,000 है तो 50,000 हो गई। पहले अगर आपकी सैलरी 12,000 है तो 42 हो गई।
तो दोनों फर्क है कि सैलरी 30,000 रुपए होना अलग चीज है, 30,000 रुपए बढ़ जाना अलग है। ऐसे ही एक वस्तु का तापमान 30 डिग्री है, ये अलग स्टेटमेंट है, वस्तु का तापमान 30 डिग्री बढ़ गया, ये अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छा अगर आप इस बात को पूरा बढ़िया समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करो, निखिल, नवीन, अंकुश, सुनील सब करेंगे क्वेश्चन। मिश्रिया, अंकुश पांडे और प्रद्युमन कुमार कुछ का मेरे पास आंसर आया है। देखो इधर उसने कहा बेटा कि दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री का अंतर है। आप समझ गए कि वस्तु का तापमान 30 डिग्री नहीं है, दो पिंडों के तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। तो फिर से अंतर आ गया और कह रहा है कि डिग्री फ़ारेनहाइट में अंतर कितना होगा, लेकिन ये कह रहा है कि अगर दो वस्तुओं के तापमान में 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है तो ये डिफरेंस फ़ारेनहाइट में कितना होगा। बेटा केल्विन वाला होता तो आंसर हमारा सही हो जाता। डिग्री सेल्सियस में जब 100 का चेंज आता है तो केल्विन में भी 100 का चेंज आता है, तो अगर यहाँ 30 का चेंज आएगा तो वहां भी 30 का ही आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप 30 पर टिक मत लगा देना। क्यों? ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन नहीं पूछ रहा, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पूछ रहा है। अच्छा इसमें अगर आप देखेंगे पानी जमता कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, उबलता कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। इस बार कंपेयर करा रहा फ़ारेनहाइट वाले से, तो फ़ारेनहाइट में पानी जमता है 32 पे और उबलता है 212 फ़ारेनहाइट पे। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज की बात करूं, डिफरेंस की बात करूं, तो आपको दिख रहा होगा कि जब यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है तो यहाँ पर कितने का चेंज आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 212 में से 32 गया 180 का। यानी कि यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते भाई यहाँ पे अगर 100 का चेंज है, अगर यहाँ भी 100 का ही चेंज होता तो यहाँ 30 का, तो यहाँ भी आप 30 भी टिक लगा देते। लेकिन जब डिग्री सेल्सियस में 100 का डिफरेंस बनता है तो यहाँ डिफरेंस केवल एक, यहाँ बन रहा है 180 का, तो यहाँ पे मामला सेम नहीं बनेगा। तो 100 का डिफरेंस 180 के डिफरेंस के बराबर है, तो 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आएगा 180 बटे 100 फ़ारेनहाइट के डिफरेंस के बराबर। तो मुझे डिफरेंस निकालना है 30 का, तो 180 बटे 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो 0 से 0 गया, 0 0 गया, 28 58 54, तो 54 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। कितना आंसर आएगा हमारा 54। तो जिन बच्चों का आंसर इस बार सी आया है उनका एकदम ठीक है। तो जब भी पेपर में डिफरेंस वाला, चेंज वाला क्वेश्चन आए तो आप इस वाले तरीके से करना कि डिग्री सेल्सियस में अगर 100 का परिवर्तन है तो 180 का है, तो एक का कितना हो जाएगा 180 बटे 100, तो 30 के लिए 30 की मल्टीप्लाई कर दी, 54 आ गया। केल्विन वाले में यहाँ 100 का चेंज तो यहाँ भी 100 का चेंज, तो अगर यहाँ 30 का चेंज आएगा तो यहाँ भी 30 का ही आएगा। अब मेरे हिसाब से आप चीजें जो है वो कर लोगे। तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी थी, ठीक है। जितने बच्चों ने इसका आंसर बताया 54, उनका एकदम बिल्कुल सही आंसर है। अब एक बिल्कुल लास्ट चीज बची थर्मामीटर वाले क्वेश्चन में, वो देखो क्या ध्यान समझना। आपकी क्लास में मैंने शायद बताया नहीं है। देखो इसका मैं डायग्राम ही दिखा देता हूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम्म, हम्म, बेटे क्वेश्चन पेपर में आता है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ना, जो डॉक्टर यूज करता है, इसे हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो डॉक्टर आपके जीभ के नीचे रखता है या बगल में रखता है, तो कहता है कि जो डॉक्टर यूज करता है क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है, इसमें टेम्परेचर की रेंज कहां से कहां तक की होती है, टेम्परेचर की रेंज। तो मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होगा, अगर मैं डिग्री सेल्सियस में बात करूं तो उसकी रेंज 37 से थोड़ी सी कम और थोड़ी सी ज्यादा तक होगी। भाई मनुष्य का जो तापमान है या तो थोड़ा सा बढ़ सकता है, 37 से थोड़ा सा कम हो सकता है, बहुत कम हो जाएगा तो भी मर जाएगा, बहुत ज्यादा होगा तो भी मर जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो डॉक्टर यूज करता है, उसमें रेंज कहां से कहां तक की होती है, तो बेटा ये तो क्या है 37 तो स्वस्थ मनुष्य का तापमान है। तो जो उसमें रेंज रहती है 35 से 42 के बीच में, इससे ऊपर है तो भी कहानी खत्म, इससे नीचे है तो भी कहानी खत्म। तो इसलिए वहां पे जो रेंज मिलेगी आपको डिग्री सेल्सियस में, वो मिलेगी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस की। अगर मैं यही रेंज की बात करूं, उसमें फ़ारेनहाइट में कहां से कहां तक लिखा होता है, फ़ारेनहाइट में थोड़ी सी बड़ी रेंज रहती है, 94 फ़ारेनहाइट से लेके 108 फ़ारेनहाइट तक। तो 94 फ़ारेनहाइट से लेके 108 फ़ारेनहाइट तक। तो आपको याद रखना है कि क्लिनिकल थर्मामीटर में कहां से कहां तक की रेंज रहती है।
ठीक है। तो स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान 37 है तो उसके आसपास की होगी। 35 से 42 तक का तापमान रहता है शरीर का तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में 37, फ़ारेनहाइट में 98.6। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होगा, अगर मैं डिग्री सेल्सियस में बात करूं तो उसकी रेंज 37 से थोड़ी सी कम और थोड़ी सी ज्यादा तक होगी। भाई मनुष्य का जो तापमान है या तो थोड़ा सा बढ़ सकता है, 37 से थोड़ा सा कम हो सकता है, बहुत कम हो जाएगा तो भी मर जाएगा, बहुत ज्यादा होगा तो भी मर जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है जो डॉक्टर यूज करता है उसमें रेंज कहां से कहां तक की होती है, तो बेटा ये तो क्या है 37 तो स्वस्थ मनुष्य का तापमान है। तो जो उसमें रेंज रहती है 35 से 42 के बीच में। इससे ऊपर है तो भी कहानी खत्म, इससे नीचे है तो भी कहानी खत्म। तो इसलिए वहां पे जो रेंज मिलेगी आपको डिग्री सेल्सियस में वो मिलेगी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस की। अगर मैं यही रेंज की बात करूं उसमें फ़ारेनहाइट में कहां से कहां तक लिखा होता है, फ़ारेनहाइट में थोड़ी सी बड़ी रेंज रहती है 94 फ़ारेनहाइट से लेके 108 फ़ारेनहाइट तक। तो 94 फ़ारेनहाइट से लेके 108 फ़ारेनहाइट तक। तो आपको याद रखना है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में कहां से कहां तक की रेंज रहती है, ठीक है। तो स्वस्थ मनुष्य का 37 है तो उसके आसपास की होगी। 35 से 42 तक का तापमान रहता है और फ़ारेनहाइट में स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है 98.6 तो उसके आसपास 94 से लेकर 108 तक, ठीक है। तो एक बार जो है ये लिख लेना, ठीक है। ये रेंज जरूर याद रखनी है, ठीक। अब इस थर्मोमीटर में हम बिल्कुल एंड में जा रहे हैं। एक बार मैं पहले जो जो क्वेश्चन आज कराए ना उन्हें सिलेक्ट कर लेता हूं, नहीं तो बड़ी पीडीएफ हो जाएगी फालतू में। 1 2 3 ये कराए हैं, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर वाला। देखो अब बिल्कुल एंड में अंतिम दौर में जा रहा हूं मैं इस चैप्टर के। यहां देखना बेटा, पेपर में आपसे कहेगा कि एक क्वेश्चन आता है, बच्चा कह रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हो गया, बहुत बढ़िया है, बढ़िया सही है, कांग्रेचुलेशन। फिजिकल की तैयारी करो। अब ये ना हो कि सारी कुछ चीजें हो गई फिजिकल में रह जाए फालतू में। सर कुर्ता बढ़िया लग रहा है, बढ़िया है कुर्ता तो बढ़िया लगेगा, गुरुजी ने पहना है कि नहीं। मेरा नाम लीजिए, क्यों भाई कौन हो तुम, मेरा नाम लीजिए, ऐसे आदेश दे रहा, ऑर्डर दे रहा है, मेरा नाम लीजिए। हाँ दूसरे एलिमेंट के भी ले सकते हैं, शोभा भगत, आपकी मर्जी है। अब देखो एक बेटा लास्ट जो इसमें टॉपिक बचा है थर्मोमीटर वाले में, वो बचा है फॉल्टी थर्मोमीटर का। कौन से कलर में फास्ट होगा फोटोसिंथेसिस। सर ये तो ऑप्टिक्स का टॉपिक, एक तो ना नीलेश तुम डिसाइड करोगे कौन सा किसका टॉपिक है और तुम दिमाग से पैदल हो। 500 बार तुम एक ही कमेंट कर चुके हो, अब तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर वैसे भी दूंगा। जो बच्चा एक ही लाइन को बार बार लिखेगा ना, ध्यान रखना उसका तो आंसर बिल्कुल नहीं मिलेगा, यहां पढ़ते रहो। अब ये बेटा जो फॉल्टी थर्मोमीटर होता है, फॉल्टी थर्मोमीटर समझ रहे हो, यानी कि खराब थर्मोमीटर। मान लो कि हमारे पास एक थर्मोमीटर है लेकिन वो खराब है। खराब का मतलब पता क्या है, जैसे अगर पानी उबल रहा हो, मैंने उसे उबलते पानी में डाला तो 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं दिखा रहा, वो दिखा रहा 80 या 90 या 110। तो एक मैंने थर्मोमीटर लिया वो है फॉल्टी, ठीक है। अब मान लो कि जो हमारे पास में ये खराब थर्मोमीटर है, ये दिक्कत क्या करता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो क्वथनांक है वो 80 डिग्री सेल्सियस शो करता है, और जब पानी जमता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ये शो करता है 10 डिग्री सेल्सियस। तो पेपर में क्वेश्चन आया कि एक थर्मोमीटर जो कि खराब है, पानी का उबलना वो 100 की जगह 80 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंट करता है और पानी का जमना 10 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ ये थर्मोमीटर जो है, अगर किसी कमरे का टेम्परेचर, किसी रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है तो करेक्ट टेम्परेचर क्या होगा। भाई अगर ये 20 कर रहा है तो यानी कि एक्चुअल में तो 20 रानी होगा, ये तो खराब थर्मोमीटर है। ये पानी का उबलना ही 100 की जगह 80 बता रहा है, जमना 0 की जगह 10 बता रहा है। तो अगर इसने किसी कमरे का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बताया तो करेक्ट टेम्परेचर क्या होगा, वास्तव में सही तापमान क्या रहा होगा, ये बताओ। तो मैंने क्या कहा आपसे कि मेरे पास में एक थर्मोमीटर है लेकिन वो खराब है, बेकार कंडीशन में। पानी का जमना जो है वो 0 की जगह 10 शो कर रहा है और पानी का उबलना वो 100 की जगह 80 शो कर रहा है। अगर ये थर्मोमीटर में किसी कमरे में लेके गया, ये कह रहा है कि कमरे का तापमान 20 है, तो वास्तव में क्या रहा होगा। बट देखो फॉल्टी थर्मोमीटर हम कैसे करेंगे। अब एक चीज बताओ, क्या हमने क्लास में पढ़ा है क्या डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में केल्विन में बदल सकते हैं। ऐसे जो खराब वाला थर्मोमीटर है, इसे सही थर्मोमीटर के साथ में रिलेशन बना सकता हूं। देखो कैसे, यहां देखो ध्यान से, यहां पे देखो, ये तो बेटा खराब वाला थर्मोमीटर है। अगर सही थर्मोमीटर होता तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना शो करता है, वो 0, सॉरी पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना शो करता है 0, और बॉइलिंग पॉइंट का क्वथनांक कितना शो करता है 100। यानी कि हमारा है सही थर्मोमीटर जो पानी का जमना 0 पे और उबलना 100 पे शो करता है। यहाँ पे मैं डैश लगा देता हूँ, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है ना, तो यहाँ पे डैश लगा दो, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अब मुझे अगर यहाँ पे तापमान 20 है तो यहाँ पे कितना होगा, कैसे पता चलेगा। सबसे पहली क्लास में जाओ, अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में पता है तो क्या मैं फ़ारेनहाइट में निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक रिलेशन बनाया था। कैसे, मैंने आपसे कहा था कि जिन दो में रिलेशन चाहिए आपको उन्हें बराबर लिख लो। जैसे मुझे डिग्री सेल्सियस में
और डिग्री सेल्सियस डैश में रिलेशन चाहिए। फिर मैंने क्या कहा था कि आप डिवाइड करेंगे किससे, पानी के उबलने और जमने से। तो 80 में से 10 गया तो कितना आएगा 70, यहाँ डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 100। फिर ऊपर हमने क्या घटाया था बेटा, इनका फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ 10 घटाओ, यहाँ कितना घटाया हमने 0। अरे याद आ रहा है, ये रिलेशन आपको बताया था पिछली क्लास में। फिर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में रिलेशन ऐसे तो बनाया था कि डिग्री सेल्सियस को हमने रखा फ़ारेनहाइट के बराबर, यहाँ पे डिफरेंस आता था 100 का, वहां डिफरेंस आता था 180 का, डिवाइड कर दिया। पानी जमता है डिग्री सेल्सियस में जोड़। अब इस खराब वाले थर्मोमीटर पर टेम्परेचर कितना है 20, तो सही वाले पे कितना आएगा वो मुझे निकालना है, तो निकाल लो आप। तो टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 10/70, ये इस पर कितना आएगा मुझे निकालना है कि अगर इस पर टेम्परेचर 20 है तो यहाँ कितना आएगा। कि नीचे लिखा है 100, 1 0 से 1 0 चला गया, तो 20 में से अगर मैं 10 घटाऊंगा तो 10 आएगा, 10/7 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस बटे 10, तो कितना जाएगा डिग्री सेल्सियस आ जाएगा 100/7। तो यानी कि अगर ये थर्मामीटर टेम्परेचर दिखा रहा है 20 डिग्री, तो सही में टेम्परेचर होगा 100/7, नहीं 7 कम 7, 3 आ गया इधर, तो 7 चौक 28, तो यानी कि लगभग 14.3 के आसपास आएगा। यानी कि अगर ये टेम्परेचर 20 दिखा रहा है तो वास्तव में तापमान 14.3 के आसपास का होगा। 33.33 कैसे आ रहा है किसी का। देखो जब भी पेपर में खराब और सही थर्मामीटर आपको कंपेयर करना हो, पेपर में कह दे कि खराब थर्मामीटर में आपको बताएगा वो कि खराब थर्मामीटर में पानी इतने पर उबलता है, इतने पर जमता है, ये आपको मिलेगा कि यहाँ पे दे सकता है 110, 20, 90, 5 कुछ भी। तो खराब वाले पे पानी कितने पे उबलता है, कितने पे जमता है, ये आपको देगा। सही वाले पे पानी कितने पे जमता है, कितने पे उबलता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है। यहाँ पे डैश लगा लेना, तो क्योंकि दोनों जगह वरना सेम सेम चीजें हो जाएंगी। फिर आप इनमें रिलेशन बना लेना, दोनों को पहले बराबर रखना। डिवाइड किससे करते हैं, उबलने जमने के डिफरेंस है, उबलने जमने के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, घटाएंगे क्या फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर दे रखा होगा कि खराब वाले पे कितना है, जैसे 20, 30, 35 जो भी होगा, तो सही वाले पे कितना होगा आप सोल्व करके निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन दूं मैं आपको इसमें, आ रहा किसी का। देखो जब भी पेपर में खराब और सही थर्मामीटर आपको कंपेयर करना हो, पेपर में कह दे कि खराब थर्मामीटर में आपको बताएगा वो कि खराब थर्मामीटर में पानी इतने पर उबलता है, इतने पर जमता है, ये आपको मिलेगा कि यहाँ पे दे सकता है 110, 20, 90, 5 कुछ भी। तो खराब वाले पे पानी कितने पे उबलता है, कितने पे जमता है, ये आपको देगा। सही वाले पे पानी कितने पे जमता है, कितने पे उबलता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है। यहाँ पे डैश लगा लेना, तो क्योंकि दोनों जगह वरना सेम सेम चीजें हो जाएंगी। फिर आप इनमें रिलेशन बना लेना, दोनों को पहले बराबर रखना। डिवाइड किससे करते हैं, उबलने जमने के डिफरेंस है, उबलने जमने के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, घटाएंगे क्या फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर दे रखा होगा कि खराब वाले पे कितना है, जैसे 20, 30, 35 जो भी होगा, तो सही वाले पे कितना होगा आप सोल्व करके निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन दूं मैं आपको इसमें, उसी सबसे पहली क्लास देख कर आओ, पता चल जाएगा, ठीक है क्या कवर होगा क्या नहीं। कोई बच्चा क्लास में ना पूछे मेरे से बिल्कुल भी। देखो एक खराब थर्मामीटर में दोबारा एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये चेक करने के लिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसने कहा कि खराब थर्मामीटर है, ये पानी का जो जमना है वो 10 डिग्री सेल्सियस शो करता है, और उबलना जो है वो 110 डिग्री सेल्सियस शो करता है, ठीक है। तो अगर इस पर टेम्परेचर, अगर ये टेम्परेचर शो कर रहा है एक कमरे का 40 डिग्री, तो आपको बताना है कि करेक्ट टेम्परेचर क्या होगा। अगर ये खराब वाला बता रहा है कि कमरे का तापमान 40 है, तो सही तापमान कितना होगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन करो। डिग्री सेल्सियस को बराबर रखेंगे डिग्री सेल्सियस डैश के साथ, डिवाइड करेंगे, डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आया 100 का, यहाँ भी 100 का आया। यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट को घटाते हैं, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0, सोल्व कर लो। 100 से 100 कट गया, यहाँ डिग्री सेल्सियस कितना है 40 में से 10 गया, तो कितना बचेगा 30। तो डिग्री सेल्सियस डैश, अगर ये 40 बता रहा तापमान, तो सही मायने में कितना होगा 30 रहा होगा। जिनका 30 आया उनका ठीक है, 50-35 वाला वो गलत है। तो अगर ये टेम्परेचर बता रहा है खराब वाला, जिसपे पानी जमता है 110 पे, सॉरी पानी उबलता है 110 पे, जमता है 10 पे, अगर ये तापमान 40 बता रहा है, तो सही मायने में तापमान कितना रहा होगा 30 डिग्री सेल्सियस का। तो करेक्ट टेम्परेचर 30 है। भाई आप दो में रिलेशन नहीं बना पा रहे हो, आप खराब थर्मामीटर में और सही में रिलेशन नहीं बना पा रहे, यानी पिछली क्लास आपने देखी नहीं है। तो डिग्री सेल्सियस को बराबर रखेंगे डिग्री सेल्सियस डैश के, फिर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, डिफरेंस हम करते हैं डिवाइड, और ऊपर क्या घटाते हैं इनका फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, जमने वाला टेम्परेचर। तो यहाँ 0 है, 10 है, तो यहाँ खराब वाले पे कितना है 40, 40 में 10 गया, तो यहाँ कितना है 30 आया। भाई खराब वाले का 40 है तो सही बताना आपको, 30 वालों का ठीक है।
ठीक है, चलो देखो अब मैं आपको पुराना फिर से सारा का सारा रिवाइज करा देता हूं। पिछली क्लास जब हमने स्टार्ट की तो मैंने आपसे कहा था पिछली क्लास में कि हम आज क्लास में पढ़ेंगे थर्मामीटर। तो मैंने आपको बताया था कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इन तीनों का हम ज्यादा जिक्र करेंगे क्लास के अंदर। तो मैंने उसके अंदर आपको बताया कि पानी जमता 0 डिग्री पे उबलता 100 पर है, फ़ारेनहाइट में जमता 32 पे उबलता है 212 पे, केल्विन में जमता 273 पे उबलता 373 पे। फिर हमने एक फॉर्मूला बनाया, तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो, हमने काम किया क्लास में। फिर मैंने आपको बताया कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग देंगे -40 पर, फ़ारेनहाइट और केल्विन सेम रीडिंग देंगे 574.25 पर। फिर मैंने आपको बताया सबसे कम तापमान 0 केल्विन हो सकता है, केल्विन निगेटिव में कभी तापमान शो नहीं करता, किसी पदार्थ के अणु जम जाएंगे 0 केल्विन पर, और न्यूनतम संभव तापमान 0 केल्विन है, जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी कहते हैं। इसे यह बताया हमें विलियम थॉमसन केल्विन ने। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि 0 केल्विन पर किसी पदार्थ की मॉलिक्यूल जम जाएंगे, यानी कि उसकी एंट्रोपी शून्य हो जाएगी। इसके अलावा हमने और भी कुछ बातें पढ़ी क्लास में कि ऐसा यूनिट केल्विन होती है। फिर आपको हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, वो आपने करे। फिर हमने देखा डिफरेंस की डिग्री सेल्सियस केल्विन में डिफरेंस वाला क्वेश्चन में सेम आंसर आएगा, लेकिन डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में डिफरेंस सेम नहीं होता। यहाँ 100 का चेंज आता है, 180 का चेंज आता है, तो यहाँ 30 का चेंज आता है, 54 का चेंज आया था। फिर हमने देखा कि खराब थर्मामीटर को सही थर्मामीटर से कंपेयर कर सकते हैं। तो खराब पर टेम्परेचर दे रखा है तो सही पर कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला जो हमने बिल्कुल पहली क्लास में स्टार्टिंग बनाया था वैसे ही करेंगे। ठीक है, कह रहा पिछली क्लास देख लिया लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, कमलेश कह रहे हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, सबको समझ में आए तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है। ये कहीं शास्त्रों में लिखा है ये सबको समझ में आए, और सबको समझ में आएगा तो कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा क्या? ये जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब एक बार समझ में नहीं आता तो दूसरी बार करते हैं, दूसरी बार समझ में नहीं आता तो तीसरी बार देख रहे हैं, बचपन में इन्होंने मेहनत की है तो उनका तो नुकसान हो जाएगा। तो आपके जैसे बच्चे होना क्लास में बहुत जरूरी है। चलो अब यहाँ जाओ, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्लास में, और इस कॉन्सेप्ट के लिए पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो जो बच्चों को अभी समझ में नहीं आ रहा है या जो पिछली क्लास में नहीं आए थे, तो टेंशन लेने की उन्हें जरूरत नहीं है, अब वो यहां से समझ सकते हैं। इसमें हम पीछे का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल नया। ठीक है, अच्छा अब यहां जाऊं, ये एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो आज तक आपने पढ़ाई की है, उसके आधार पर आप इसे ट्राई करो। फिर जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसे डील कैसे करना है। ठीक है, ये करो। पढ़ लिया क्वेश्चन सभी ने? इसने कहा है कि एक विशिष्ट दिन, स्पेसिफिक डे एंड टाइम, एक विशिष्ट दिन और समय पर चूरू में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस है, 48। ये किसमें तापमान है? चूरू में। और कह रहा है कि शिमला में जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस का है। सभी प्रकार से समान धातु के 2 कपों में चूरू में 95 डिग्री और शिमला में 71 डिग्री पर पानी था। इन दोनों में से कौन सा कप पहले कमरे के तापमान पर पहुंचा? पहले से हम इसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, पहले ध्यान से देखना। पहले हम कप बना लें, सुंदर सुशील कप। हमारे पास में फिनिशिंग बढ़िया होनी चाहिए, बढ़िया कप है। ठीक है बेटा, हमारे पास में एक कप था और इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि 2 कप जो है बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो हमने भी क्या किया, 2 कप ले लिए बिल्कुल एक जैसे। समझ गए मामला, बिल्कुल एक जैसे हैं ये। अरे थोड़ा नजदीक ले आते हैं इसके। अब कह रहा है कि एक कप जो है वो चूरू में है, राजस्थान जहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, और एक है शिमला जहाँ दिल्ली वालों ने गंद मचा रखा है, सारी दिल्ली जो है शिमला में पहुंची हुई है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 2 कप हैं बिल्कुल एक जैसे, तो जो चूरू में कप है इसमें जो पानी हो 95 डिग्री सेल्सियस पे है, और जो शिमला में वो 71 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक, तो कह रहा है कि 2 कप हैं बिल्कुल एक जैसे, एक शिमला में है 71 डिग्री पर, एक है यहाँ 95 पर। जो चूरू का तापमान कह रहा है कि आज का 48 डिग्री सेल्सियस है और शिमला का जो है 24 है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कप जो है इसका तापमान 95 है, ये 48 पर कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा या 71 वाला 24 से पहले पहुंचेगा, ये हमारे से पूछ रहा है। अब बड़े ध्यान समझो, सबसे पहले तो आप यही समझो कि कमरे के तापमान पर पहुंचेंगे क्यों भाई, इन्हें क्या दिक्कत है? ये अच्छा खासा 95 पे है,
ये 71 पे है, तो ये ठंडा होते होते कमरे के तापमान 48 पर क्यों आएगा, और ये 71 से 24 पर क्यों आएगा? इसकी वजह यह है कि जो हीट है, जो उष्मा है, वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को फ्लो करती है। हीट जो है ना, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि हाई टेम्परेचर से कहां फ्लो करती है, लो टेम्परेचर की तरफ को। ये हीट की डेफिनेशन भी एक तरीके से। तो हीट जो है उसमें जो है ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो कि कहां फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को। तो हीट क्या, वो ऊर्जा जो उच्च तापमान से कहां जाए, निम्न तापमान की तरफ को। अब इसका तापमान है 95, यहाँ पे 48, यानी कि ये जो कप है जिसके अंदर पानी है, ये अपनी हीट कमरे के अंदर फेंकेगा, और कब तक फेंकेगा, जब तक इसका तापमान भी 48 ना हो जाए। ये 71 वाला भी अपनी हीट कमरे में फेंकेगा जब तक इसका तापमान 24 ना हो जाए। अब यहाँ पे ध्यान समझना, मैं बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल दूंगा इसके, आपको डेली लाइफ से जुड़े हुए, आप जल्दी समझ जाओगे। अभी टेक्निकल समझो। बेटा जब कोई वस्तु ठंडी होती है ना, मान लो कि कोई वस्तु गर्म है, वो अपनी हीट कमरे के अंदर फेंक रही है, तो जब कोई वस्तु ठंडी होती है तो वो कितना जल्दी ठंडी पड़ेगी, वो केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वस्तु का तापमान कितना है, नहीं, वो इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता केवल कि कमरे का तापमान कितना है, नहीं, कोई वस्तु कितना जल्दी ठंडी पड़ेगी, कितना फटाक से ठंडी पड़ जाएगी, ये डिपेंड करता है कि वो वस्तु का तापमान और रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान में कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर वस्तु बहुत ज्यादा गर्म हो, कमरा बहुत ही ठंडा हो, तो वस्तु बहुत ही फटाक से हीट कमरे फेंकेगी, जल्दी ठंडी पड़ जाएगी। तो कोई वस्तु के ठंडे होने की दर, वो कितना जल्दी से कमरे के तापमान में पहुंचेगी, वो डिपेंड करता है वस्तु और कमरे के तापमान के अंतर पर। केवल वस्तु का तापमान इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल कमरे का तापमान इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों का अंतर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये कमरे का तापमान कितना है, 48, इसका है 95, तो डिफरेंस निकालेंगे आएगा 47 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ भी अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, इसका तापमान 71 है, कमरे का 24 है, डिफरेंस निकालेंगे यहाँ भी 47 आएगा। तो कमरे के तापमान में और वस्तु के तापमान में डिफरेंस तो सेम ही है। जैसे जैसे ये अपनी हीट फेंककर कमरे के तापमान पर पहुंचेगी, ठीक उसी टाइम पर ये भी अब कमरे के तापमान पर पहुंचेगी, तो दोनों कमरे के तापमान पर पहुंचेंगे एक साथ। क्योंकि किसी वस्तु के ठंडे होने की जो दर है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वस्तु और कमरे के तापमान जो है उनमें कितना डिफरेंस है। अगर डिफरेंस दोनों जगह सेम है तो दोनों बिल्कुल एक साथ पहुंचेंगी। अब इससे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम, बहुत बड़े एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अगर आपका दिमाग थोड़ा जिंदा है आप जल्दी समझ जाओगे। आपने चीज देखी होगी, जैसे मान लो कि भाई आपके लिए कोई चाय बनाई घर वालों ने, चाय भी ठंडी, ठंडी चाय ना तो बढ़िया लगती है और ना ही पीनी चाहिए, पर क्या करें, कई बार मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये हमारे पास एक कप था, देख रहे कप भी हमने ऐसे बनाया, देख रहे हो बिल्कुल इसको ऐसा लग रहा है ये तुक्के से बन गया ये। चलो फूल पत्ती नहीं बनाई बस हमने इस पे। अब आपकी मम्मी ने एक चाय आपके लिए बनाई, और मान लो जनवरी का महीना, बिल्कुल चिल्ड ठंड पड़ रही है, बेहतरीन एक नंबर ठंड, और चाय आपके पास में आई, आपने चाय रख दी टेबल पे, सोचा कि एक क्वेश्चन लगा लूं पहले फिर चाय पीऊंगा, और वो चाय जो रखी थी आपने 2-3 मिनट के बाद उठाई, आपने पीना शुरू की, मम्मी चाय ठंडी हो गई। तो सर्दियों में आपने देखा होगा चाय बहुत जल्दी ठंडी पड़ जाती है। इसी कप में आपकी मम्मी चाय बना के दे आपको सर्दी में, जनवरी में, ये चाय बहुत जल्दी ठंडी पड़ जाएगी। इसी कप में आपकी मम्मी चाय बना के दे जून के महीने में, तो बहुत देर तक चाय गर्म रहती है। पता क्यों रहती है? अगर आप सर्दी के महीने में चेक करें, मान लो कि चाय का तापमान 100 डिग्री है और कमरे का तापमान मान लो कि 5 डिग्री पे बढ़िया ठंड पड़ रही है, तो चाय का तापमान 100, कमरे का तापमान मात्र 5, तो 100 और 5 में डिफरेंस कितना है? 95 का। यानी चाय फटाक से अपनी हीट कमरे फेंकेगी, ठंडी पड़ गई। गर्मियों में दिक्कत क्या है? चाय का तापमान 100 लेकिन कमरे का भी तो 45 है, तो डिफरेंस केवल 55 का ही बन पाया। नहीं, जो डिफरेंस सर्दियों में 95 डिग्री का बन रहा था चाय और कमरे के तापमान में, गर्मियों में वही डिफरेंस चाय और कमरे के तापमान में केवल 55 का ही बन रहा है। तो चाय यानी कोई वस्तु जो है और कमरे के तापमान में अगर डिफरेंस बहुत बड़ा ना हो तो वस्तु अपनी हीट बहुत जल्दी कमरे में नहीं फेंकेगी। तो इसलिए चाय गर्मियों में देर से ठंडी पड़ती है, सर्दियों में जल्दी पड़ जाती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कोई भी खाना सब्जी सर्दियों में जल्दी ठंडी क्यों पड़ती है और गर्मियों में देर से क्यों पड़ती है, आप इसे टेक्निकल लैंग्वेज में बताएंगे, वो सब बताएंगे ताकि आप लगो कि आप पढ़े लिखे हो, साइंस आपने पढ़ी। आपने बोलना देखो सर्दियों में जो डिफरेंस बनता है ना, जो अंतर बन रहा है टेम्परेचर का, देखो थोड़ा जो बिल्कुल बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं वो भी तापमान की जगह थोड़ा टेम्परेचर शब्द यूज करेंगे, डिफरेंस यूज करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा कि भारतीय समाज ऐसा है, यहाँ पे लैंग्वेज को नॉलेज से लोग कनेक्ट करते हैं। तो आप बोलेंगे जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो चाय और कमरे के तापमान में सर्दियों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है कि चाय 100 पर, कमरा 10 पर, डिफरेंस बना 90 का, फटाक से अपनी हीट चाय फेंक देगी, कमरे में ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन गर्मियों में कमरे का तापमान कितना 40 और चाय का तापमान 100, तो डिफरेंस 90 की जगह 60 ही रह गया, तो उतना स्पीड से हीट नहीं जाएगी कमरे में। आप ऐसे बता सकते हैं। तो ये भी पहले आप इसे लिखेंगे, ये जो मैंने आपको बात बताई, ये बात हमें बताई थी न्यूटन साहब ने, तो हम लिखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन का नियम, न्यूटन का शीतलन का न्यूटन का शीतलन का नियम लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, पहले इंग्लिश वाला लिख लो, रेट ऑफ कूलिंग
rate of cooling is directly proportional to temperature difference between rate of cooling is directly proportional to temperature difference between system and surroundings. Rate of cooling is directly proportional to temperature difference between system and surroundings. हिंदी में लिखेंगे किसी वस्तु के न्यूटन के शीतलन के नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती। ध्यान रखना, अंतर किसका देखना है आपको? अंतर देखना है कि जो वस्तु है, जैसे यहाँ कप था, और वातावरण के अंतर के, वस्तु और वातावरण के तापमान में अंतर। तो डिफरेंस किसमें देखना है? वस्तु और वातावरण, यानी कि कमरे का टेम्परेचर में डिफरेंस। तो किसी वस्तु के ठंडे होने की दर है वो डिपेंड करेगी वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती। जितना बड़ा अंतर होगा जल्दी ठंडी पड़ेगी, अदरवाइज आराम से पड़ेगी। ठीक है, अब यहां पर मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। अगर आपने अगला वाला क्वेश्चन सही कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि पूरा गेम समझ गए हो, नहीं तो मामला भी गंभीर श्रेणी में है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी में गलत मत करना। पहली नजर में जो आंसर लगेगा, ध्यान रखना, वो आंसर नहीं है। पहली नजर में जो आंसर लगेगा वो नहीं है, तो ध्यान से पढ़ो। करो ये। देखो, इसने कहा है कि 25 सेकंड में 90 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक एक गर्म वस्तु ठंडी हो जाती है। तो बेटा वस्तु 90 से 75 तक ठंडी पड़ी कितने सेकंड में? 25। तो अगर 75 से 60 तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो पहले तो ये समझो कि वस्तु 90 से 75 तक क्यों पहुंची है और फिर 75 60 क्यों पहुंचेगी, क्योंकि इसने अपनी हीट कमरे में दी होगी। तो कोई वस्तु कितनी ठंडी पड़ेगी उसके लिए हम डिपेंड करता है कि वस्तु के तापमान में और कमरे के तापमान में कितना अंतर है। अंतर देखना वस्तु और कमरे के तापमान में, ये मत कर देना कि सर यहाँ डिफरेंस 15 का तो यहाँ भी 15 का तो 25 बटे लगा दिया। भाई डिफरेंस हमें ये देखना है कि वस्तु और कमरे के तापमान में कितना अंतर है। ठीक है, अब देखो, अब आपको कमरे का तापमान नहीं दे रखा, पर आपको पता है कि वस्तु 90 से 75 हुई, 75 से 60 हुई, कमरे का तापमान तो कम ही होगा, तभी तो हीट कमरे में जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप अपने मन से मान लो कि रूम का टेम्परेचर जो भी आपका मन करे। तो मैंने मान लिया कि भाई आज जो कमरे का तापमान है, मान लिया मैंने 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब देखो, तो बेटा वस्तु 90 डिग्री पर थी, 90 पे, और कमरे का तापमान कितना है? 25। तो वस्तु और कमरे के तापमान में कितना डिफरेंस बना? आप कहेंगे सर 65 डिग्री का। ठीक है, अभी वस्तु जब 90 पे थी, कमरे का तापमान 25 था, डिफरेंस बना 65 का। तो ये 90 से 75 तक पहुंच गई 25 सेकंड के अंदर ही। ठीक है, लेकिन जब वस्तु 75 पे पहुंच गई, कमरे का तापमान तो 25 है, अब डिफरेंस केवल 50 का ही रह गया। अब एक चीज बताओ, ये 90 पे जब थी, कमरे का तापमान 25 का, डिफरेंस था कितना? 65 का। तो वस्तु 90 से 75 पहुंची 25 सेकंड में, लेकिन जब 75 पहुंच गई तो कमरे और वस्तु के तापमान में तो 50 की अंतर रह गया। तो पहले से डिफरेंस कम हो गया, तो वस्तु धीरे धीरे अपनी हीट कमरे में फेंकेगी, यानी 25 सेकंड से क्या लगेंगे? अधिक समय लगेगा। तो इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। याद रखना, अगर कोई वस्तु 100 डिग्री सेल्सियस से 90 तक 2 मिनट में पहुंचती है ना, तो 90 से 80 पहुंचने में 2 से अधिक समय लगेगा, 80 70 पहुंचने में और अधिक लगेगा, 70 60 पहुंचने में और अधिक लगेगा। कि जैसे जैसे वस्तु ठंडी होते होते कमरे के तापमान के नजदीक आएगी ना, तो वस्तु के तापमान में कमरे के तापमान में डिफरेंस छोटा होने लगेगा। जितना छोटा अंतर होगा, वस्तु फिर आराम आराम से हीट कमरे में फेंकेगी। तो अगर कोई वस्तु 100 से 90 पहुंची है 2 मिनट में, तो 100 से 90 पहुंची 2 मिनट में, तो 90 से 80 पहुंचेगी 2 से अधिक में। ये दिमाग में रखना कॉन्सेप्ट। तो 90 से 75 अगर पहुंचने में पहले 15 डिग्री तापमान गिरने में 25 सेकंड लगे हैं, तो अगले 15 डिग्री तापमान गिरने में 25 से अधिक का समय लगेगा। ये ए पट्टी लगाने के लिए आता है कि बच्चा ए पट्टी लगा दे। आई बात समझ में सभी को? ये अगर ये बात समझ में आई है तो एक क्वेश्चन ये भी कर दो। इंग्लिश में सही है, हिंदी में थोड़ा सा मिसिंग है। पानी से भरी एक बाल्टी कमरे में रखी जाती है, समय T1 मिनट में 75 सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस।
समय T2 में 70 डिग्री सेल्सियस से 65 डिग्री सेल्सियस, और समय T3 में 65 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस ठंडी होती है। तो ये क्वेश्चन करना। 25 सेकंड, 20 मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है भाई। सुनील जवाब मान लो। योग, शिवांशु, दीपक, विक्की, जाट, करते रहो भाई सब ये क्वेश्चन। अरे हाँ, मैं आपको एक चीज बतानी भूल गया भाई, मंडे को जो है ना आपकी जो क्लास है सुबह 7:30 से स्टार्ट होगी, या हो सकता है कि 7 से भी हो। ये 15-20 दिन के लिए ऐसा रहेगा, क्योंकि अभी एप्लीकेशन पे ना ये 8 से 9 के बीच में बहुत सारे बैच होने की वजह से कई बार अटक रही है एप्लीकेशन, तो उस पर काम चल रहा है। तो इस समय नेट के बच्चों की क्लास भी चलती है, तो मेरे से कहा तो उन्होंने आज से ही था, मैंने कहा कि नहीं, पहले बच्चों को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मंडे से एक बार क्लास का टाइमिंग देख लेना अपना। तो 99% से 7:30 बजे से रहेगी सुबह क्लास। तो कहीं फिर आप कहो कि 8 बजे आके जी लेट हो गए। देखो बेटे, बाल्टी जो है 75-70 पहुंची T1 मिनट में, 70 से पहुंची 65 T2 में, और 65 से 60 पहुंची T3 में। तो आपको एक चीज पता है कि कोई वस्तु 100 से अगर पहुंचे 90 2 मिनट में, तो 90 से 80 होने में और अधिक समय, यानी जैसे वस्तु ठंडी होते होते कमरे के तापमान के नजदीक जाएगी। मान लो कमरे का तापमान 20 है, तो जैसे वस्तु कमरे के तापमान के नजदीक जाएगी तो अधिक समय लेगी। तो सबसे कम समय होगा T1, उससे ज्यादा समय होगा T2, और सबसे ज्यादा होगा T3। तो T1 सबसे कम, T2 से ज्यादा, T3 सबसे ज्यादा का। 7 से 8 आपकी दूसरी क्लास होती है, तो भाई उस समय कोई मतलब नहीं आपकी कौन सी क्लास होती है कौन सी नहीं, इस बैच के हिसाब से क्लास चलेगी, ठीक है। वो 7:30 बजे उन्होंने बोला है मेरे से, 7 ही कहा था, मैंने कहा जी 7 बजे तो उठना बड़ा मुश्किल है। तो कह रहे वरना ना ये 15-20 दिन में एप्लीकेशन पे काम चल रहा है, ठीक हो जाएगा ये। हालांकि हम भी चाहते हैं कि 8 बजे से ही हो, इसे बढ़िया लगता है सुबह जल्दी उठना, है कि नहीं। और दिल्ली जैसे महानगरों की दिक्कत ये है कि ना चाहते भी हमें सोते सोते 12-1 बज जाते हैं रात को। और एक मैंने कल टेलीग्राम पे डाला था कि जो बच्चा अगर कोई इंदौर का है, इंदौर के आसपास का है, इंदौर का है, सतना का है, जो भी है, तो कैरेविल की जो टीम है, हम लोग इंदौर में आ रहे हैं 27 तारीख को। तो आप वहां पर मिल सकते हैं। कैरेविल की पूरी टीम रहेगी, राकेश यादव सर रहेंगे, बाकी गोपाल सर, पीयूष वासने सर, पूरी की पूरी टीम आपको मिलेगी वहां पर। तो 27 जून को ये है इंदौर में DAVV कैंपस नियर IT पार्क, खंडवा रोड, इंदौर। तो DAVV कैंपस आप जानते होंगे, है ना, DAVV तक्षशिला परिसर में। ये हम 27 जून फ्राइडे को मिलेंगे वहां पर। तो 27 जून वाले को तो पूरी टीम, अगर कोई बच्चा अगर आसपास का है वहां का, इंदौर के आसपास या 10-50 किलोमीटर जो आ सकता हो, सब मिलना हो तो मिल सकता है। वहां पे सभी लोग रहेंगे, पूरा एक सेमिनार टाइप का होगा। पटना में तो बड़ा मजा आया था, पटना में तो बहुत बच्चे आए थे, तो बहुत बड़ा कैंपस था वहाँ। खैर बच्चे भी ज्यादा हैं पटना में। तो साइंस की बुक इस मंथ के एंड तक आने की संभावना है, ठीक है। और साथ कब खिलाएंगे भाई, अब देखो आपको पता है ऑनलाइन में कुछ बोलूंगा तो वो केवल फॉर्मेलिटी होगी, अब ऑनलाइन तो कैसे ही खिलाएं। बाकी माँ का आशीर्वाद ऊपर बना रहे, बस यही मनोकामना है, ठीक है। चलो आज कितने रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे कल क्लास में, ठीक है। बाय, थैंक यू। हाँ हम भी आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे।